Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 दिसंबर 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। और साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर आप लोगों से बोलता हूं कि यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हमने टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का, तो आज भी आप लोगों को इस वीडियो पर 2000 से ज़्यादा लाइक्स पहुंचाकर अपना सपोर्ट दिखाना है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ क्विज का डिस्कशन भी करते हैं। मतलब कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में आपके साथ में एक क्विज शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया हूँ, इन चीज़ों के रिगार्डिंग मुझे ये नॉलेज हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग अपने कल वाली क्विज प्रैक्टिस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पर क्विज की प्रैक्टिस चल रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कल की आंसर कीज को और आप लोग चेक करना कि आपने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, जो पिनाका मार्क 1 मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम है इसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था 1990s के आसपास, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार कब हुआ, तो 1999 के कारगिल वॉर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 14 दिसंबर को हर साल, लेकिन कौन सी बॉडी के थ्रू ये ऑब्जर्व किया जाता है, उसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यहाँ पर एक स्कीम को बनाया है, एक स्कीम को फॉर्मुलेट किया है। उस स्कीम का नाम है स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है, वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के अंदर में एक लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट में ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी टॉप करती है जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स मिलेंगे, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा भिखारी देखने को मिलेंगे, तो वो है न्यू दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडिया आज के टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में कौन से नंबर पर आता है, तो दुनिया भर में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत ने अपना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को बनाया था 1980s में। इसको बनाने की शुरुआत हो चुकी थी हमारे डीआरडीओ के थ्रू, लेकिन हमने कहाँ से इंस्पायर होकर बनाया, तो रशियन यहाँ पर इसी प्रकार का एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम था, उसी को देखते हुए हम लोगों ने अपना ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बनाया था। तो यहाँ पर रशियन सिस्टम कौन सा था, वो था ग्रैड। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि जो ये पिनाका है इसका मतलब क्या होता है, कल मैंने आप लोगों को समझाया था, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, ये वीडियो का जो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। आप लोग चाहो जब भी टाइम मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, उसको आप लोग अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या फिर साथ ही साथ मेरे जैसे जैसे बता रहा हूँ साथ ही साथ आप लोग नोट्स को बना सकते हो। तो यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है बात करता है कि जो लद्दाख अभी डिमांड कर रहा है कि हमें 6th शेड्यूल के अंदर डाल दो, ठीक है। तो लद्दाख को 6ठा शेड्यूल चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो डिस्कस करेंगे संविधान के अंदर ये 6th शेड्यूल क्या है, आज के टाइम पर कौन कौन से राज्यों को 6th शेड्यूल के अंदर डाला गया है, लद्दाख क्यों मांग कर रहा है, प्लस यहाँ पर यह भी जानेंगे लद्दाख को सरकार 6th शेड्यूल के अंदर क्यों नहीं डाल सकती है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारे सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट। तो ये टॉपिक्स हैं, इनके टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। 6th शेड्यूल के बारे में यहाँ पर समझाया गया था और लद्दाख को इंक्लूड क्यों नहीं किया जा सकता वो भी यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। तो क्या हुआ, रिसेंटली यहाँ पर एक डिमांड उठी है पार्लियामेंट के अंदर कि बिल्कुल क्या होना चाहिए, लद्दाख को जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है बेसिकली, इसको संविधान के अंदर 6ठे शेड्यूल के अंदर डालना चाहिए, ताकि जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, लैंड है, इनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जा सके। और जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी चर्चा में रहता है, आप लोगों को मालूम होगा, और
सबसे ज़्यादा चर्चा में तो कब से आने लगा, जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको मालूम होगा जब ये एक्ट लेकर आए तो उसके बेसिस पर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पर इनका लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर विधानसभा है, ठीक है। लेकिन क्या है, लद्दाख वाले एरिया के अंदर आपको लेजिस्लेचर नहीं देखने को मिलेगा, विधानसभा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एमपी आता है। तो ये जो पूरा लद्दाख वाला एरिया है यहाँ पर आप देख पाओगे इस पूरे लद्दाख वाले एरिया से लगभग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर यह मुद्दा उठाया कि लद्दाख को हमें क्या करना चाहिए, 6th शेड्यूल के अंदर डालना चाहिए। तो ये मांग उठ रही है, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सारी चीज़ों को। उससे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार ये ज़रूरत क्या है लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर डालने की, ऐसी मांग क्यों उठ रही है। पहली चीज़ यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का वो आज के टाइम पर कंप्लीटली ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, और जो लोगों के अंदर अगर हम कैसे हैं ना लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बताया इस एरिया के अंदर इस पूरे एरिया से एक ही एमपी निकल कर आता है, तो लोगों का कहना यह है एक ही एमपी आ रहा है, एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, लगभग यहाँ पर एक आध ज़्यादा भी तो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होना चाहिए, लोगों का कहना यह है। तो लोगों की अच्छे से सुनवाई नहीं हो पा रही है जो भी यहाँ के लद्दाख के अंदर लोग हैं, ठीक है। ये बोला गया तो पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जैसे ही साल 2019 के अंदर ये स्टेप उठाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बने, उसके बाद चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन 2 साल बाद आप देख पाओगे लद्दाख के अंदर मांग ये उठ रही है कि हमें 6ठे शेड्यूल के अंदर डाल दो। क्यों मांग उठ रही है? क्योंकि यहाँ पे लोगों की सही से सुनवाई नहीं हो रही है और लोग अपने आप को एक तरीके से सेफ्टी के अंदर नहीं समझ पा रहे, एक तरीके से आप कह सकते हो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं आज के टाइम पर, ठीक है। क्यों नहीं समझ रहे हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसके अंदर एक बदलाव कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि आपको मालूम होगा हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर भी यहाँ पर चेंजेस किए, और उसके बाद क्या है कि भारत में से मतलब कोई भी व्यक्ति जाकर जम्मू एंड कश्मीर में खासकर लद्दाख वाले एरिया में जाकर यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज़ को खरीद सकता है, लैंड को खरीद सकता है, लेकिन ये पहले नहीं था, ठीक है। तो बाद में ये काम किया गया। तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग लद्दाख के अंदर शिफ्ट भी हो रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग यहाँ पर अपने होटल्स वगैरह ओपन कर रहे हैं, टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली क्या हो रहा है, लोग काफ़ी हद तक आ रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर लोगों को डर है, जो लोकल पीपल है उनको डर है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर कहीं इनको हटना ना पड़े, या फिर इनकी जो डेमोग्राफी है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के कंसर्न आज के टाइम पर लद्दाख के अंदर उठाए जा रहे हैं। देन उसके बाद देखो यूनियन टेरिटरी के अंदर लगभग 2 काउंसिल्स ऑलरेडी हैं, लेह और कारगिल के अंदर यहाँ पर काउंसिल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लद्दाख का लेह वाला एरिया ये हो गया, कारगिल वाला एरिया ये हो गया, तो दोनों पर काउंसिल्स हैं, लेकिन 6th शेड्यूल के अंदर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मांग ये है कि हम लोग 6th शेड्यूल के अंदर जाएं। 6th शेड्यूल क्या है ये मैं अभी से लगभग 2 मिनट बाद आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। अभी क्या होता है फिर उसके बाद एक और रीज़न ये भी है कि इनकी जो पावर्स हैं वो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो चुकी हैं, ज़्यादा पावर्स इनके पास हैं नहीं, जैसे कि जो लोकल टैक्सेस होते हैं या पार्किंग फीस होती हैं, इन सब को ये चार्ज यहाँ पर आप देख पाओगे कर नहीं सकते हैं, मतलब काफ़ी हद तक पावर्स लिमिट कर दी गई है। तो ज़्यादा टैक्स वगैरह कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है इन लोगों से, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी वजह से यहाँ पर लद्दाख के अंदर मांग ये उठ रही है कि हम लोग को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार हम लोग 6th शेड्यूल के अंदर डाल देते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा लद्दाख को। तो डायरेक्टली आते हैं, आप समझेंगे हम लोग 6th शेड्यूल को। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जिसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, हमारे संविधान में जो 6th शेड्यूल है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, वो है आर्टिकल 244 के अंदर मेंशन्ड। और एक चीज़ और, मान लो किसी एक स्टेट को आर्टिकल 244 के अंदर आप कह सकते हो यूज़ करके 6th शेड्यूल के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, तो उस स्टेट को या फिर उस यूनियन टेरिटरी को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलने से फ़ायदा क्या होगा, इनके पास खुद का लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिल जाएगी। मतलब कि जो अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो खुद बना पाएंगे, जो कानून होंगे ये अपने लिए खुद बना पाएंगे। यहाँ पर पार्लियामेंट का रोल काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, तो अपने लिए कानून जो भी बनाने होंगे वो सब यहाँ पर ये खुद कर पाएंगे। जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो 6th शेड्यूल के अंदर कितने राज्य हैं, तो 6th शेड्यूल के अंदर आज के टाइम पर टोटल 4 राज्य हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे याद रख सकते हो। ATMM करके पहले भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है, ATMM करके मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में भी आप लोगों को ATMM करके ही समझाया था। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक मिजोरम, ये चारों स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि 6th शेड्यूल के अंदर में आते हैं।
और ये कहाँ पर एग्जैक्टली है तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये है हमारा महान भारत, और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को थोड़ा सा और हम लोग जूम करें तो यही वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है, इसी के अंदर ये सारे जो आपको हिल्स देख रहा है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, उसके बाद ये सारे एरिया देख रहे हो ना, यहाँ सभी जगह पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है। जो ये रंगीन कलर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ सभी जगह पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली है तो इस पिक्चर में भी आप लोग देख पाओगे। जैसे कि मेघालय के अंदर खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंती हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो हिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये गारो, खासी, जयंतिया, तो ये आप देख पाओगे मेघालय के अंदर भी हैं। उसके बाद मिजोरम के अंदर आप देख पाओगे अलग अलग काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आपको देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा के अंदर इनका खुद का ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, असम का ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। लेकिन आपको एक चीज़ कॉमन ये देखने को मिलेगी, जितने भी यहाँ पर ये 4 राज्य हैं, इन सभी राज्यों के अंदर ट्राइबल पीपल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उन आदिवासी को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर इनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से होगा क्या, यहाँ पर इनको अपने पास पावर्स मिल चुकी हैं कि अपने लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली बना सकते हैं। और ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या होता है, ये हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो खासकर बात करें जो ट्राइबल एरिया है, ये जो मैंने बताया जो 4 राज्य हैं, बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे जो ट्राइबल पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और इन्होंने मांग ये की थी कि बिल्कुल हम लोग को एक प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग नहीं चाहते बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पर इन्वॉल्व करे, और इसी के बेसिस पर हम लोग को खुद का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चाहिए, और सरकार ने ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया भी। उसके बाद क्या है, जो गवर्नर है हमारे जो गवर्नर होते हैं वो एक तरीके से एम्पावर करते हैं इस पूरी चीज़ों को रिऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और जो पार्लियामेंट का जो रोल होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का रोल होता है वो यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो डायरेक्शन के लिए कुछ पावर्स वगैरह होती हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर हमारे देते रहते हैं। तो प्रेसिडेंट गवर्नर का थोड़ा सा रोल रहेगा, अदरवाइज और किसी का रोल इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर नहीं रहेगा। इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर्स चुने जाएंगे उसी एरिया से। मान लो यहाँ पर आप कह सकते हो मेघालय के अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया हुआ है, तो वहाँ पर मान लो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, तो लगभग 30 मेंबर होंगे, जिसमें से 4 ऐसे मेंबर होंगे जिसको गवर्नर नॉमिनेट करता है, और 26 ऐसे मेंबर होंगे जो कि वोटिंग के थ्रू आएंगे, ठीक है। अब ये 30 मेंबर्स मिलकर क्या करेंगे, आपस में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे मेघालय के लिए। मतलब जिस भी रीजन के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा तो अपने रीजन के लिए ये अपने आप खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकेंगे, अपने आप चीज़ों को अच्छे से चला सकेंगे। जैसे कि इस काउंसिल के पास पावर्स होती क्या क्या है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, मान लो हमने यहाँ पर मेघालय को एक अपना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया, तो इनके पास क्या क्या पावर्स है। देखो पावर्स ये हैं कि ये लोग कानून बना सकते हैं बहुत सारे मैटर्स के ऊपर, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर प्रॉपर्टी का कोई मामला हुआ, डिवोर्स, मैरिज, सोशल कस्टम, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर, हर प्रकार की चीज़ों के रिगार्डिंग जो लॉज हैं ये लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो ये देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे गवर्नर का थोड़ा सा एसेंट रहेगा, अदरवाइज जो है ये अपने हिसाब से काम को कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो एक अलग से राज्य की मांग हो गई, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब यहाँ पर एक अलग से राज्य की मांग हो गई, जो कि आज के टाइम पर लद्दाख आप लोगों को करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इस काउंसिल के अंदर और क्या क्या पावर्स होती हैं, देखो इस काउंसिल के अंदर पावर्स ये होती है, ये लोग यहाँ पर अपने आप प्राइमरी स्कूल्स को बना सकते हैं, डिस्पेंसरी, मार्केट्स, फेरीज, जो छोटी मोटी बोट होती हैं, फिशरीज, रोड्स, इनका कंस्ट्रक्शन, इनकी मैनेजमेंट, ये सब अपने आप खुद करेंगे। प्लस इनके पास पावर आ जाएगी कि ये लैंड रेवेन्यू के ऊपर टैक्स को कलेक्ट कर सकें, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो भी टैक्सेस वगैरह है वो अपने आप लागू कर सकें। तो ये सारी पावर्स आ जाती हैं। यहाँ पर आपको जो नीचे व्यक्ति दिख रहे हैं यही लद्दाख के एमपी हैं, जो कि यहाँ पर ये मुद्दा उठाए हैं पार्लियामेंट के अंदर। इन्होंने बोला कि बिल्कुल हमें लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंडर डालना है, और इसकी मांग यहाँ पर लगातार उठी है। पहले आपने यहाँ पर समझ लिया कि पावर्स ऑफ काउंसिल क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है। ये आर्टिकल 244 के अंदर मेंशन्ड है हमारे संविधान में, और आर्टिकल 244 के अंदर 6 शेड्यूल के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या मांग उठ रही है, क्यों उठ रही है, ये भी आप लोग समझ चुके हो कि लद्दाख के अंदर ये एग्जैक्टली मांग उठ क्यों रही है। अब यहाँ पर इसको रिकमेंड करने के लिए कौन सी बॉडी है, ऊपर इसके है NCST रिकमेंडेशन, मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है इसको 6ठे शेड्यूल के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो NCST आखिरकार क्या है, तो NCST एक हमारी संवैधानिक बॉडी है जिसका मेन काम है जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनको हम लोग एक प्रोटेक्शन दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है
तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग को एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, स्टेट्स को डालते हैं छठे शेड्यूल के अंदर। अगर हम लोग को यूनियन टेरिटरी को डालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एक हमें संशोधन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आगे चीज़ें बढ़ पाएंगी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, लद्दाख रीजन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लोगों की मांग है कि हमारा जो कल्चर वगैरह है उसको हम लोग प्रोटेक्शन दे सकें, प्लस आज के टाइम पर हमारी जो वैल्यू है काफ़ी कम हो चुकी है, तो हम नहीं चाहते आने वाले टाइम पर हम लोग का जो एक तरीके से पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा कम हो। ठीक है, तो इसी चीज़ की लेकर ये मांग उठी। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग की, आखिरकार यहाँ पर सरकार के लिए ये इतना डिफिकल्ट क्यों है, सरकार यहाँ पर लद्दाख को छठे शेड्यूल में क्यों नहीं डाल सकता है। तो सबसे पहली बात, जो लद्दाख का इंक्लूजन है छठे शेड्यूल के अंदर, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारा संविधान है, संविधान क्लियरली बोलता है छठा शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मतलब यह है कि आप मैप में देख पाओगे, मतलब ये वाला रीजन जो है, ठीक है, इसी रीजन के लिए बनाया गया है छठा शेड्यूल, ना कि यहाँ वाले रीजन के लिए। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो हमारा संविधान एग्जैक्टली यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करता है। देन उसके बाद ये और चीज़ें बताता है, जैसे कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, खासकर आप कह सकते हो ट्राइबल एरियाज़ हमारे कंट्री में और भी बहुत सारे हैं, उन सब के लिए 5वां शेड्यूल बनाया है, 5th शेड्यूल बनाया है, ना कि 6th शेड्यूल। ठीक है, ये यहाँ पर बोला। फिर उसका सरकार ये बोलती है कि आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे बहुत सारी डिमांड उठ रही है। जैसे कि अगर मान लो हमने, चलो लद्दाख को जैसे तैसे हमने छठे शेड्यूल में डाल दिया, तो इससे क्या होगा, और भी बहुत सारे स्टेट्स, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी तो बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं, बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, इनकी भी तुरंत यहाँ पे मांग उठेगी कि हम लोग को भी छठे शेड्यूल में डाल दो। और छठे शेड्यूल में डालने का मतलब अलग से सारी पावर्स दे देना, अलग से यहाँ पर एक स्टेट बना देना। तो इस प्रकार की चीज़ें नजर आती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर छठा शेड्यूल क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया। छठे शेड्यूल के अंदर क्या होता है, ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर ध्यान रखा जाता है। 5वें शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज़ में आते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज़ वाली कैटेगरी को 5वें शेड्यूल में डाला जाता है, और 6th शेड्यूल के अंदर जो ट्राइबल पीपल आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं, उनको डाला जाता है। छठे शेड्यूल के अंदर आज के टाइम पर 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको पता चल गया, ATMM करके याद रखना। उसके बाद 5th शेड्यूल के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पर 10 राज्य देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना, ये एरियाज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लेना। आई होप आप लोगों को आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। और मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को आपको लाइक करने था, आपने पढ़ते पढ़ते लाइक करना आप भूल गए होंगे डेफिनेटली, तो लाइक कर देना। लाइक करने से डेफिनेटली एक सपोर्ट मिलेगा। और टारगेट याद रखना, 2K लाइक है, तो यहाँ पर इसको पहुँचाना है। आपने कल भी इसको पहुँचवा दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चर्चा की गई है दुर्गा पूजा ऑन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, मतलब कि यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें दुर्गा पूजा को अभी ऐड कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, GS पेपर 1 और 2 के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, कंजर्वेशन और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। कहाँ से लिया गया है, PIB की वेबसाइट से लिया है। आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है, और सरकार हमारी डायरेक्टली डेटा पब्लिश करती है PIB पर, और PIB एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। तो बात करते हैं रिसेंटली क्या हुआ है। दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता के अंदर है, आप देख पाओगे इसको इंस्क्राइब किया गया, इसको यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर डाला गया है। क्या होता है ये, इसका मतलब आगे आपको समझ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए, यूनेस्को ने अभी हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है, इसको 40वां वर्ल्ड एक तरीके से हेरिटेज साइट बनाया है। आप कह सकते हो विश्व धरोहर, यहाँ पर एक तरीके से एरिया यहाँ पर दिया गया है, विश्व धरोहर स्थान दिया है धोलावीरा को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के अंदर 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, वो है धोलावीरा, जो कि गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। अब पहले मैं आपको 2 चीज़ें और क्लियर कर देता हूं। देखो, एक होता है इनटैंजिबल हेरिटेज और एक होता है टैंजिबल हेरिटेज। हेरिटेज जो हमारी विरासतें हैं, ट्रेडिशनल एरिया है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। पुराने ज़माने की जो चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं आगे, कल्चर, हमारा जो संस्कृति है, वो सब हम लोग देख पाएंगे, हमारे हेरिटेज के अंदर आएगा। अगर बात करें इंटेंजिबल और टेंजिबल के बीच में, तो इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते। जैसे कि दुर्गा पूजा को हम लोग फील करेंगे पूरी तरह से, हम लोग छू नहीं सकते हैं। कोई डांस फॉर्म हो गया, कोई गाना हो गया, सॉन्ग हो गया, है ना। तो इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते। टेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग बिल्कुल छू सकते हैं, कोई मंदिर हो गया, कोई पार्क हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग छू सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट क्या होती है, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। अब पहले बात करते हैं हम लोग दुर्गा पूजा को लेकर।
दुर्गा पूजा यहाँ पर आप देखने को मिलेगा स्टार्ट होता है जो हमारी नवरात्र चलता है, नवरात्र के अंदर आप देख पाओगे 5वें दिन जो लगता है, 5वें दिन से शुरुआत होती है दुर्गा पूजा की, और लगभग नवरात्र के बाद जो आखिरी दिन होता है 10वां दिन, मतलब 9 दिन हुए, 9 दिन के बाद जो अगला दिन होता है 10वां दिन, ठीक है, जिसको हम लोग दशमी बोलते हैं, तो 10th डे पर यह दुर्गा पूजा एक तरीके से समाप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है, तो नवरात्र में 5वें दिन से शुरू होती है और आगे 5 दिन तक चलती है, 10वें दिन पर यहाँ पे पूरी तरह से ये पूजा समाप्त होती है। इसके बारे में आइडिया रखना है। और इस टाइम पर क्या होता है, जो लोग हैं साथ में इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, दुर्गा जी की। साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर आप कह सकते हो कि दुर्गा जी को बोला जाता है गॉडेस ऑफ शक्ति, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। एक एनर्जी, एक तरीके से फेमिन एनर्जी के तौर पर इनको देखा जाता है, गॉडेस ऑफ शक्ति, शक्ति की देवी भी इनको बोला जाता है। प्लस उसके बाद ये भी याद रखना है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल माना जाता है हमारे कंट्री का, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो पूरे देश भर में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी जगह पर, मोस्टली बहुत सारी जगह पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस टाइम पर क्या होता है, देखो जो दुर्गा जी हैं इनकी मूर्ति को भी बनाया जाता है, ठीक है, जो क्ले होती है, हमारी मिट्टी होती है, उससे यहाँ पर इस मूर्ति को बनाते हैं और फिर उसके बाद पंडाल में सभी लोग साथ में इकट्ठे होते हैं, पवेलियन में इकट्ठे होते हैं, साथ में पूजा करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देख पाते हैं दुर्गा पूजा पर। फोल्क म्यूजिक, क्राफ्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, नाच गाना, बहुत कुछ यहाँ पर चलता रहता है, ट्रेडिशंस वगैरह चलते रहते हैं, ये सब यहाँ पर इसी पूरे के पूरे पूजा के पार्ट हैं। तो आपको इसके बारे में भी आइडिया रखना है। लेकिन आज के टाइम पर बात करें, यहाँ पर जो दुर्गा पूजा है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ओरिजिनेट हुआ है वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर आप देख पाओगे जो लार्जेस्ट बंगाली कम्युनिटी है हमारे कंट्री के अंदर, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। हालांकि ये जो फेस्टिवल है ये पूरे दुनिया भर में भी बहुत सारी जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है, प्लस उसके बाद भारत में भी अलग अलग पार्ट्स में दुर्गा पूजा को हम लोग मनाते हैं। तो एक आइडिया इसके बारे में आप लोगों को रखना होगा। अब बात करते हैं इस पूजा के इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर जो फेस्टिवल है ये कंट्रीब्यूशन देता है कि हम लोग जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, जो हमारा पुराने ज़माने से जो हमारी संस्कृति चलती हुई आ रही है, हम लोग उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। प्लस उसके बाद देख पाओगे हर साल बहुत सारा पैसा यहाँ पर आता है, खासकर बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर, तो इस फेस्टिवल की वजह से लगभग 2.58% तक कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है वेस्ट बंगाल की जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। तो मतलब इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म वगैरह काफ़ी बढ़ता है, बहुत सारे लोग आते हैं दुर्गा पूजा को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं जो नेपाल के बॉर्डर्स वगैरह हैं वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। नेपाल के बॉर्डर्स के आसपास मैंने देखा भी है दुर्गा पूजा को होते हुए, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी जगह पर सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा दुर्गा पूजा को इसी लिस्ट में डाला गया है और इसी लिस्ट के बारे में अब आपको जानना भी होगा, क्योंकि डेफिनेटली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है, ये एक प्रकार की लिस्ट है जहां पर दुनिया भर के जो इंटेंजिबल हेरिटेजेस एलिमेंट्स है उनको यहां पर डाला जाता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस है तो इसी वजह से लोगों को दुनिया भर में जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको इस लिस्ट में डालते हैं। उसके बाद जो यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज है, यहाँ पर कोई ये मॉन्यूमेंट्स तक या फिर कोई ऑब्जेक्ट तक खत्म नहीं होता है। यहाँ पर जो एक पाओगे ओरल ट्रेडिशन, जैसे मैंने आपको बताया, आर्ट्स, डांस, फेस्टिवल, नॉलेज प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, लोगों की स्किल्स हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली जाती हैं, ताकि ये जो हमारी संस्कृति है पुरानी, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनको हम लोग आगे लेकर चल सकें। नाउ यहाँ पर ही जो पूरा का पूरा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, इसको बनाया गया था साल 2008 के अंदर, ठीक है, जब एक कन्वेंशन वगैरह देखने को मिला था हमें, एक तरीके से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेकर एक कन्वेंशन लाया गया था, उसके बेसिस पर साल 2008 में इस लिस्ट को बनाया गया। और जो हमारे इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ड्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका नाम है ड्राफ्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाओगे, तो हम लोग भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ों को रिकग्नाइज देते हैं इंटेंजिबल कैटेगरी के अंदर, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ये जो इनिशिएटिव है अपने आप में पार्ट है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का विजन 2024 है, उसका पार्ट है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर डालना चाहते हैं, क्योंकि जिनकी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस है भारत के अंदर, तो डेफिनेटली इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद जो यूनेस्को का कन्वेंशन है, उसके अंदर इंडिया ऑलरेडी 2003 के अंदर इसका सिग्नेटरी हो चुका है, 2003 में इंडिया इसको साइन कर चुका है। तो आज के टाइम पर हम लोग भी जो हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस हैं उनको यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर, खासकर यूनेस्को लिस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद क्या है कि आज के टाइम पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है दुनिया भर में
टोटल 492 इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल कितने हैं? 492 है। अब इसमें से भारत के अंदर कितने टोटल हैं? तो भारत के पास लगभग 14 इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स है। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा पूजा के अलावा और भी हमारे पास 13 हमारे ट्रेडिशंस है जिसको यूनेस्को के अंदर इसी लिस्ट में डाला गया। वो 13 ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। सबसे पहली चीज 2008 में इस लिस्ट को लाया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो 2008 में सबसे पहली बात भारत का जो वैदिक चैंटिंग है उसको लाया गया था। बहुत मुश्किल होती है वैदिक चैंटिंग को सीखना, तो उसको यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड किया गया। उसके बाद 2008 में ही रामलीला को भी ऐड किया गया। 2008 में जो कुतियात्तम संस्कृत थिएटर है उसको ऐड किया गया। 2009 में रमन रिलीजियस फेस्टिवल को ऐड किया गया। 2010 में मुद्देतू को ऐड किया गया। उसके बाद 2010 में वापस से जो कलबेलिया फोल्क सॉन्ग है उसको ऐड किया गया। फिर उसके बाद 2010 में छऊ डांस को ऐड किया गया। 2012 में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख की उसको ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2013 के अंदर आप देख पाओगे जो सन कीर्तन हो गया, रिचुअल सिंगिंग हो गई, उनको ऐड किया गया। डांसिंग ऑफ मणिपुर को भी इसमें ऐड किया गया था। 2014 के अंदर यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स देखने को मिलते हैं उनको ऐड किया गया। 2016 में योगा को ऐड किया गया। 2017 में नौरूज़ को, और 2016 में नौरूज़, और 2017 में कुंभ मेला, और 2017 के बाद से अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर हो। तो अब फाइनली यहाँ पर 2021 के अंदर दुर्गा पूजा को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो टोटल भारत के अंदर 14 इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें यूनेस्को के अंदर की गई हैं। तो यूनेस्को क्या है इसके बारे में भी जान लेना, अपने आप में आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक ही आर्टिकल में सारी चीज़ें कवर करवा दी गई। यूनेस्को क्या है, लिस्ट क्या है, भारत के अंदर कितने हैं, दुनिया भर में कितने हैं, दुर्गा पूजा क्या है, एक ही आर्टिकल में सब कुछ कवर किया। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को हमारा एक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है दुनिया भर में कोऑपरेशन को मेंटेन करना, एजुकेशन के लेकर काम करना, साइंस और कल्चर को लेकर काम करना। यूनेस्को जो प्रोग्राम है ये आज के टाइम पर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी बढ़ता है, जहां पर हमारा मेन मकसद है हम लोग क्या कर सकें, एक तरीके से जो भी हमने अपने 17 गोल को डिसाइड किया है कि हम 2030 तक इन गोल्स को अचीव करेंगे, तो यूनेस्को हमें मदद करता है हम लोग उस गोल की तरफ बढ़ें। यूनेस्को के अंदर आज के टाइम पर टोटल 193 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर हैं, और इंडिया ने भी यूनेस्को को ज्वाइन किया था 1946 के अंदर, और 2019 के अंदर यूएसए और इजराइल दोनों ने मिलकर यूनेस्को को क्विट कर दिया था। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस यूनेस्को अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लेकर आता है, तो आइडिया रख सकते हो, जैसे कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज। तो इस प्रकार के यहाँ पे लाता है। अभी यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटी के अंदर भारत का एक तरीके से एक शहर ऐड किया गया है। उस शहर का नाम नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं लिखने जा रहा था, तो उस शहर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल और भी ज़बरदस्त होने वाला है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से चर्चा की गई है बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में। तो सीखेंगे डीपीआईसी क्या होता है, प्लस भारत के अंदर ये इंश्योरेंस प्रोग्राम को लेकर पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है। आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 3 के अंदर हमारे टॉपिक्स हैं बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। न्यूज़ में क्यों है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि लगभग हम 1300 करोड़ रुपए हम लोग पे कर चुके हैं 1 लाख बैंक डिपॉजिटर्स को। मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया था, लेकिन मतलब कोई यहाँ पर गलती की वजह से जो बैंक है वो फेल हो चुकी है, तो बैंक फेल हुई तो लोगों को पैसा रिटर्न किया गया है। उसमें मतलब आप कह सकते हो 1300 करोड़ रुपए हम लोग रिटर्न कर चुके हैं। मतलब इतनी बैंक फेल हो गई है कि 1300 करोड़ रुपए रिटर्न किया गया है लोगों को। तो इसी को लेकर चर्चा की गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो आज के टाइम पर करंट गवर्नमेंट है उसकी तारीफ करते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि आज के टाइम पर अगर हम कंपेयर करें पहले वाले टाइम से, तो आज के टाइम पर काफ़ी सुधार हुआ है। पहले क्या होता था, पहले मान लो कोई बैंक है, कोई बैंक के अंदर आपने पैसा जमा किया और वो बैंक फेल हो गई, ठीक है, वो बैंक डूब गई। अब जब बैंक डूब गई तो आपका पैसा डूब गया। होता क्या था, पहले आप लोगों ने चाहे 10 लाख जमा करे हों बैंक के अंदर, चाहे 20 लाख जमा करे हों, चाहे 50 लाख जमा करे हों, आपको पहले 50,000 रुपये ही मिलता था। फिर थोड़े टाइम बाद उसको 50,000 को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था। मतलब आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख जमा कर रखे हैं, कोई बात नहीं, अगर बैंक डूब जाता है तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। हाँ, अब उसके बाद
क्या हुआ, इसी को बढ़ाकर अभी रिसेंटली क्या किया गया है, इसी को बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख रुपया। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये बताया गया कि अब की बार जो करंट सरकार है हमने काफ़ी कुछ इंप्रूव किया है कि लोग, इनफैक्ट यहाँ पर हमने इस 1 लाख की अमाउंट को 5 लाख कर दिया है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा, मान लो किसी के 50,000 रुपये थे बैंक में, बैंक डूब गया, तो क्या उसको तब भी 5 लाख मिलेगा? नहीं, उसको 50,000 ही मिलेगा यार। ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा जिसका अमाउंट था एग्जैक्टली, तो उनको यहाँ पर आप कह सकते हो 5 लाख मिलेगा, चाहे वो 5 करोड़ हो सकता है, चाहे वो 1 करोड़ हो सकता है, उसके बदले में 5 लाख ही मिलेगा अगर बैंक डूब जाता है तो। ओके, ये आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पर हमारा जो DICGC है ये काम करता है, जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके अंदर ऑलरेडी पहले काफ़ी सारा पैसा जमा करवा दिया गया है इंश्योरेंस के तौर पर कि अगर बैंक डूबता है तो लोगों को उनका पैसा मिल जाएगा। ये बॉडी हम लोगों को एक तरीके से पैसा प्रोवाइड करवाती रहती है जब भी बैंक डूबता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस का टर्म का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली एक प्रोटेक्शन है, आपके लॉस का एक प्रोटेक्शन है। बैंक अगर फेल हो गया है तो आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है एज अ इंश्योरेंस, तो इसी को डिपॉजिट इंश्योरेंस बोला है। जब भी आप डिपॉजिट करोगे पैसा, बैंक डूब जाता है तो उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। इसकी लिमिट क्या है, देखो जैसे मैंने आपको बताया, पहले 50,000 हुआ करती थी, फिर उसके बाद 1 लाख कर दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो करंट सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने यहाँ पर 5 लाख रुपए पर अकाउंट कर दिया है। 5 लाख रुपए पर अकाउंट डिपॉजिट इंश्योरेंस है कि अगर यहाँ पर किसी का पैसा डूब जाता है जिसका 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट था, तो उसको वो पैसा एक तरीके से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, 5 लाख रुपए ही मिलेगा। इनफैक्ट आगे कोशिश करेंगे कि और थोड़ा पैसा दे सकें। अब मान लो जिसका 1 करोड़ रुपया डूबा है, ठीक है, अब 1 करोड़ रुपया डूबा तो उसके बदले में 5 लाख रुपए लेके तो वो मानेगा नहीं इंसान। तो क्या होगा, देखो जब बैंक डूबा है तो उस बैंक को बेचा जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारा अमाउंट आएगा, तो उस वाले अमाउंट में से भी काफ़ी कुछ कोशिश की जाएगी कि उस व्यक्ति को पैसा दिया जा सके जिसने काफ़ी सारा पैसा जमा किया था बैंक के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पर 5 लाख रुपए का कवर है, ये 5 लाख रुपए कौन पे करेगा, तो यहाँ पर ये डिपॉजिटर पे करेगा। इसको प्रोवाइड करेगा DICGC, जैसे मैंने आपको बताया है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आपको 5 लाख रुपए प्रोवाइड करवा देगा एज अ इंश्योरेंस। नाउ DICGC क्या है, तो ये यहाँ पर आया था 1978 में, इसको बनाया गया था। पहले यहाँ पर अलग अलग बॉडीज़ थी, उनको मर्ज किया गया। जैसे कि एक बॉडी का नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दूसरे का नाम है क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोनों को मर्ज करने के बाद 1978 के अंदर DICGC को बनाया गया, और ये बॉडी मेन काम करती है आज के टाइम पर, आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है प्लस क्रेडिट गारंटी भी देती है बैंक्स को। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और जो DICGC है ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको एक तरीके से गवर्न किया जाता है RBI के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, बाकी मैं आपको सारी कहानी बता चुका हूँ कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट यहाँ पर बताया गया है, कितना अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि रिसेंटली 50,000 रुपये दिया जाता था, फिर 1 लाख करा गया, फिर उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब क्या ये कौन कौन से बैंक में ये इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, तो यहाँ पर ही जो बैंक है इसके अंदर आप देख पाओगे, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, लोकल एरिया बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, ब्रांचेस इन इंडिया हो, कोई भी बैंकिंग हो आपको देखने को मिलेगा। सभी बैंक, मतलब कोई ऐसी फॉरेन बैंक है जिसकी ब्रांच भारत के अंदर है, सभी बैंक के अंदर आपको ये कवरेज मिलता है। प्लस ज़रूरत क्या आज के टाइम पर, देखो ज़रूरत इसलिए क्योंकि बहुत सारी बैंक फेल मार रही हैं। आपको मालूम होगा PMC मतलब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसने यहाँ पर फेल मारा, येस बैंक ने फेल मारा, लक्ष्मी विलास बैंक ने फेल मारा। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को एक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम की ज़रूरत थी, जो कि हम लोग इसको लेकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल चर्चा करता है ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये क्या है। तो ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हमारे सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया ने अभी क्या हुआ, UN के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया, इसको लेकर चर्चा की गई है। तो हुआ क्या, UNSC के अंदर आपको मालूम होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नहीं मालूम है तो आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, रिसेंटली इंडिया और रशिया ने मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपोज किया, और भारत ने इस जो भी पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज को लेकर रिजोल्यूशन पास किया जा रहा था उसके अगेंस्ट में भारत ने यहाँ पर वोट डाला। देखो मैं आपको बता देता हूँ, UNSC के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको टोटल 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, वो है UK आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर US है, फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रांस है, देन उसके बाद रशिया, देन चाइना। ये हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में भारत भी आता है, इनका 2 साल का टर्म होता है। भारत के साथ साथ आज के टाइम पर आयरलैंड और नाइजर भी इन नॉन परमानेंट मेंबर्स में है। तो आयरलैंड और नाइजर क्यों हम चर्चा कर रहे हैं,
क्योंकि आयरलैंड और नाइजर ने ही मिलकर ये मुद्दा उठाया और यूएनएससी के अंदर ये मुद्दा उठाते हुए इन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर यूएनएससी के अंदर हमें डिस्कशन करना चाहिए और इसको लेकर डिस्कशन इस प्रकार से करो कि आने वाले टाइम पर कोई भी कंट्री अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है तो उन कंट्रीज के ऊपर यूनाइटेड नेशन सैंक्शन लगा देगा। इस प्रकार की बातें चल रही थी और इसी को लेकर यह रिजोल्यूशन पास किया जा रहा था, लेकिन सभी कंट्रीज यहां पर अग्री कर गई। इस रेजोल्यूशन को मैंने जैसा बताया 15 यूएनएससी मेंबर्स हैं, इसमें से 12 लोगों ने सपोर्ट किया। अब 3 लोग कौन से जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो भारत ने इसके अगेंस्ट में वोट डाला, रशिया ने यहां पर वीटो इस्तेमाल किया और उसके अगेंस्ट में वोट डाला, और चाइना ने एब्सटेन किया। एब्सटेन का मतलब यह है कि चाइना ने ना हाँ में ही वोट डाला और ना ही ना में वोट डाला। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था जो कि बात करता था क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो यहाँ पर इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अंदर बोला गया कि कोई भी कंट्री अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस नहीं करती है, क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने कंट्री में सही से काम नहीं करती है, तो उस कंट्री के ऊपर यूनाइटेड नेशन सैंक्शन लगा सकता है। ये काम यहां पर बोला गया था। तो इंडिया ने यहां पर इसके अगेंस्ट में वोट किया। इंडिया ने यहां पर इसके अगेंस्ट में वोट क्यों किया? इंडिया ने बोला कि भाई ये जो काम है क्लाइमेट चेंज का, ये यूएनएससी के अंदर क्यों देखा जा रहा है, जब इसके लिए अलग से बॉडी बना रखी है आपने, UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहां पर आपने इसको बॉडी बना रखी है, तो यहां पर आपने इस पूरे मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे छेड़ दिया? ठीक है, तो यहां पर बोला गया एग्जैक्टली, और इसी चीज को देखते हुए भारत ने एक स्टेप पीछे उठाया। फिर उसके बाद भारत ने और भी कुछ बातें बोली हैं। भारत ने यह बोला कि पहले उससे पहले मैं आप लोगों को UNFCCC के बारे में बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आखिरकार क्या है? तो यहां पर ये डिस्कशन करता है क्लाइमेट चेंज को लेकर। इसके अंदर टोटल 190 मेंबर्स आज के टाइम पर कंट्रीज देखने को मिलेंगी। ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करता है, जैसे ग्लासगो को लेकर बातचीत हुई थी, उसी प्रकार से पेरिस एग्रीमेंट को लेकर, क्योटो प्रोटोकॉल के लेकर, तो सारी बातें यहां पर होती हैं। तो UNFCCC क्या है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन यहां पर भारत ने यह बोला कि यूएनएससी के अंदर कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस कर सके। यहां पर तो कंट्रीज वो बैठी हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है। टॉप 15 कंट्रीज बैठी हैं डेवलप्ड कंट्रीज, इसके अंदर तो टॉप 5 तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है, जिन्होंने पहले से ही काफी हद तक बुरा हाल करा रहता, तो उन्होंने फैलाया है, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन उन्होंने किया। पोल्यूशन कर करके वो आज के टाइम पर डेवलप्ड कंट्रीज बनी है। पोल्यूशन करने के बाद आज के टाइम पर अच्छे स्थान पर पहुंचे हैं वो, और दूसरे कंट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं और दूसरे कंट्री के ऊपर जोर डाला जा रहा है कि वो पोल्यूशन ना करे। तो यहाँ पर पहले अपने आप को भी तो देखो। ऐसा यहाँ पर इंडिया का कहना है। और पहली बात, ये जो पूरा इतना बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर 12-13 कंट्री कैसे फोकस करेंगे, क्योंकि क्या पूरे दुनिया भर की जो इकॉनमी है उसके अंदर दुनिया भर की कंट्रीज का पूरा रोल है। 190 से ज़्यादा कंट्रीज आप देख पाओगे, इन सब का रोल देखने को मिलेगा। तो आपको सबकी कंट्रीज की सहमति लेनी चाहिए ना। ऐसा क्या है कि आपने 10-15 कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आपने मिलकर डिसीजन ले लिया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसी वजह से इंडिया ने यहाँ पर इसके अगेंस्ट में वोट डाला है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो COP26 के अंदर मीटिंग के अंदर चर्चा की थी, मैंने आपको बता दिया कि भारत आज के टाइम पर डेफिनेटली काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है उसको लेकर काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रशिया ने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की है। वीटो पावर का मतलब यह है कि अगर पूरे के पूरे 15 मेंबर है इसके अंदर, अगर मान लो यहाँ पर 15 में से जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनके पास ये वीटो पावर होती है। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से मैं आपको बता चुका। अब मान लो यहाँ पर 14 मेंबर अपने आप में रेडी हैं कि हम लोग को ये पास करना है, लेकिन एक परमानेंट मेंबर ने अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया और बोला कि नहीं ये बिल पास नहीं होगा, तो वहीं पर थम जाएगा वो। यही काम किया रशिया ने। रशिया ने ऐसा क्यों किया कि रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ आप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर रशिया ने बोला कि डेफिनेटली हम लोग इंडिया को ही सपोर्ट करने वाले हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। उसके बाद भारत आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी सारे स्टेप उठा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन फॉसिल एनर्जी जो कैपेसिटी है इसको हम लोग एक तरीके से पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप कर सके। 2030 तक ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सके, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको हम लोग रेगुलरली कम कर सकें। नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे 2070 तक। कार्बन को हम लोग 2030 तक की 45% तक कम करेंगे। तो ये सारे टारगेट हमने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आएंगे आज के लास्ट आर्टिकल पर। एक और जबरदस्त आर्टिकल है, चर्चा हो रही यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS पेपर 1, और वहाँ पर टॉपिक आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अगेन PIB का आर्टिकल है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी है हमारे भारत के पहले होम मिनिस्टर को। और पहले होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जी थे। अभी क्या हुआ, 15 दिसंबर को इनकी 71st डेथ एनिवर्सरी को यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है, तो उसी के बेसिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको श्रद्धांजलि दी। उसी के बेसिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी काफ़ी चर्चा में आए हैं। अब इनके बारे में सारी बातें बता दूंगा। कोई भी एग्जाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता होंगी।
सबसे पहली बात, इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था गुजरात के नडियाड वाले रीजन में। देन उसके बाद ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। देन उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इनका एक बहुत बड़ा रोल था भारत को यूनाइट करने के लिए। एक भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही लेकर चले थे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के पीछे इनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है। इन्होंने ये काम करके भी दिखाया। अलग अलग कमिटीज़ को इन्होंने हेड किया था, जैसे यहाँ पर एक थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, उसको हेड किया था इन्होंने। प्लस उसके बाद कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, उसको भी हेड किया था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी हेड किया था। तो आप लोग देख पाओगे अलग अलग कमिटीज़ को यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हेड किया था। उसके बाद रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्म्स करे, जैसे कि सबसे पहली बात अल्कोहल कंजम्पशन के अगेंस्ट में रहे हैं। प्लस जो अनटचेबिलिटी होती है, एक तरीके से दलित के रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी देखने को मिलती थी, उसके अगेंस्ट में रहे। कास्ट के विवाद, जो कास्ट होता है, जाति को लेकर काफ़ी भेदभाव होता है, उसके अगेंस्ट में रहे। तो इस प्रकार से इन चीज़ों के अगेंस्ट में रहे, इनके रिगार्डिंग बदलाव लाने की कोशिश की गई इनके थ्रू। फिर उसके बाद जो बरदोली की बहुत सारी वेमेंस थी, उन वेमेंस ने यहाँ पर क्या किया, जो वेमेन ऑफ बरदोली है, खासकर वेमेन ऑफ बरदोली ने इनको टाइटल दिया सरदार का। तो पहले वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो वेमेन ऑफ बरदोली हैं उन्होंने यहाँ पर इनको सरदार का नाम दिया। तब से यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यहाँ पर ऐसे नाम से ही जाने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बोला गया, जो आज के टाइम पर इंडिया का सिविल सर्वेंट वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, उसके पीछे भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। जो ऑल इंडिया सिविल सर्विस सिस्टम है, उसको एस्टेब्लिश करने वाले भी यहाँ पर ये व्यक्ति थे। तो आपको ध्यान रखना है, खासकर जो मॉडर्न एरा वाला ये सर्विस सिस्टम है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इसका मतलब है कि जो बहुत सारे देख पाओगे, जब मतलब देश आज़ाद हो रहा था तो उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे राजा रजवाड़े वाले रीजन थे, जहाँ पर राजा रहते थे। अब ये लोग इंडिया को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो क्या हुआ, इन्होंने उन प्रिंसली स्टेट्स को, उन राजा रजवाड़े वाले रीजन को भारत के अंदर मिलाया। तो आप देख पाओगे भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन के अंदर मिलाया। आज के टाइम पर आप देख पाओगे उसमें से कुछ और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि त्रवणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, ये सारे एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये प्रिंसली स्टेट तो थे, बाद में यहाँ पर इंडिया को ज्वाइन किया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लगातार मतलब बहुत तेजी से काम किया, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से फोकस ये किया कि सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं यहाँ पर उनको ऐड किया जाए इंडिया के अंदर, चाहे हम लोग कोई सा भी मेथड इस्तेमाल करें, जैसे कि साम दम दंड भेद है, चाहे हम लोग ये वाला मेथड इस्तेमाल करें, लेकिन ये मेथड इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी, और उसके बेसिस पर जो राजा रजवाड़े वाले रीजन है उसको इंडिया के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया ताकि जो जूनागढ़ वाला एरिया है उसको, एक तरीके से जूनागढ़ वाला एरिया प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। अब क्या हुआ, उस जूनागढ़ वाले एरिया को एक तरीके से रूल करता था एक नवाब, उसके बाद हैदराबाद को रूल करता था निज़ाम। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती एक तरीके से फोर्स को डालकर एक तरीके से आप कह सकते हो इन प्रिंसली स्टेट को भारत के साथ इंटीग्रेट किया गया, और इसी के साथ यहाँ पर ये आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि इंडिया को इन्होंने इंटीग्रेट किया, साथ में मिलाया, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ यहाँ पर इनका ये कॉन्सेप्ट रहा है। इनकी डेथ होती है 15 दिसंबर 1950 में बॉम्बे के अंदर, और इनके नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। आप लोगों को मालूम होगा दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचा स्टैचू, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, और उसके बाद यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था 31 अक्टूबर 2018 में, ताकि हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 143rd बर्थ एनिवर्सरी को मना सकें। ठीक है, तो उस समय पर स्टैचू को उद्घाटन किया गया इसका। फिर उसके बाद जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है आज के टाइम पर टॉलेस्ट स्टैचू है दुनिया भर के अंदर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। और आपको ध्यान में रखते हुए ये बताना है, क्योंकि पहले मैं आप लोग को बता चुका हूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट एग्जैक्टली कितनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आप लोगों ने सभी आर्टिकल्स को अच्छे से सुना होगा। मैं अब यहाँ पर इस क्वेज के बारे में आपको बताता हूँ, इसको सॉल्व करने की आप लोगों को कोशिश करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन बात करता है जो छठा शेड्यूल है एक तरीके से वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, जो कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देने की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो छठा शेड्यूल है उसके अंदर बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हम लोगों ने छठे शेड्यूल को लागू कर रखा है, और वो स्टेट्स कौन कौन से हैं, उन स्टेट्स के आप लोगों को यहाँ पर नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अर्लियर, इससे पहले आप देख पाओगे जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने क्या किया, एक हड़प्पन सिटी है, कौन सी, मैं भी इसका आंसर देने वाला था, एक हड़प्पन सिटी है, उसको क्या किया गया है, इंडिया का 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डिक्लेयर किया गया। तो इंडिया का 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी सिटी है, उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि करेंटली आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें तो भारत के अंदर जो इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं वो टोटल 492 इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन है क्या कि आपको बताना है कि इन टोटल में से इंडिया के अंदर टोटल कितने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है कि आज के टाइम पर जो डिपॉजिटर है, अगर मान लो उसने बैंक में पैसा जमा किया है, अगर वो बैंक कहीं ना कहीं फेल मार जाता है तो उसके बदले में उसको एज अ इंश्योरेंस कितना पैसा मिलेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट बात करता है रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी है इंडिया के पहले होम मिनिस्टर जी को उनकी 71st डेथ एनिवर्सरी पर। ठीक है, कब दी गई? 15 दिसंबर 2021 में। तो उन होम मिनिस्टर का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इन सभी को सही से आंसर कर पाओगे। नीचे कमेंट सेक्शन में इन सभी के आंसर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं, इसको भी देख सकते हो, लेकिन बिना देखे इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नाउ इसी के साथ गाइस करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।